तो अगेन इससे पहले कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करें, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है आप सभी लोगों के लिए। वो ये है कि जो अपना चैनल है प्रोफेसर के नाम से, उसका नेम मैंने चेंज कर दिया है। प्रोफेसर का नेम बदल के द फिजिक्स प्रोफेसर कर दिया है। ये मैंने अनाउंस कर दिया ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी बच्चे को। कोई बच्चा ये ना सोचे कि अरे ये मैंने किसको सब्सक्राइब करके रखा है, मैंने तो प्रोफेसर को सब्सक्राइब किया था, ये फिजिक्स प्रोफेसर कौन है। तो ये अनाउंस हो गया, ठीक है। मान के चलता हूँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सेम चैनल है, बस नाम चेंज हुआ है। तो चलो काम की बात पे आते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन है। अगेन आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें। बनता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। सॉल्यूशन अपन देख सकते हैं हर बार। तो मान के चलते हैं सभी लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। चलो अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कि दो रॉड्स होती हैं ए बी एंड ए सी, दोनों का जो मास है वो सेम है और दोनों को एक दूसरे से हिंज करके रखा है ए पे। इस डायग्राम की बात कर रहा है। दो रॉड्स हैं ए बी और ए सी, और यहां से दोनों रॉड्स को हिंज करके रखा है। देन हिंज करने के बाद इन दोनों रॉड्स को एक स्मूथ टेबल के ऊपर रख दिया है विद ए सी परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ये एंगल जो है 90 डिग्री है। फिर एक और ज़रूरी बात क्वेश्चन में लिखी हुई है कि जो दोनों रॉड्स हैं ना, ये रॉड्स आपस में हिंज्ड हैं, इनको टेबल के ऊपर हिंज नहीं किया है। ये लिखा हुआ है द हिंज इज नॉट फिक्स्ड टू द टेबल। तो टेबल के ऊपर ये जो रॉड्स हैं एकदम फ्री टू मूव है, ठीक है। दोनों रॉड्स को आपस में हिंज किया और टेबल के ऊपर रख दिया। रॉड्स आपस में हिंज्ड हैं, टेबल के ऊपर हिंज नहीं है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। देन लिखा है कि अ हॉरिजॉन्टल ब्लो ऑफ 35 न्यूटन सेकेंड। ये यूनिट पे ध्यान दो, न्यूटन सेकेंड मतलब ये फोर्स नहीं दिया हुआ है, ये फोर्स का इम्पल्स दिया हुआ है ना। इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, तो ये हमको इम्पल्स दिया हुआ है एक्चुअली। तो कहता है हॉरिजॉन्टल इम्पल्स ऑफ 35 न्यूटन सेकेंड इज डिलीवर्ड परपेंडिकुलर टू ए सी एट सी। ये यहाँ पे कहता है यहाँ पर एक फोर्स लगाया गया है और उसका जो इम्पल्स है, मान लेते हैं इम्पल्स था आई नॉट, तो वो दिया हुआ है 35, ठीक है। देन अपन से पूछा क्या जाता है, कैलकुलेट द लीनियर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड ए सी। तो ये जो रॉड ए सी का सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं होता, इसका वेलोसिटी हमसे पूछा जाता है, ठीक है। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन सबको क्लियर है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, ये वेलोसिटी पूछा गया है इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट के 4-5 सेकंड के बाद का नहीं पूछा है, इम्पैक्ट के जस्ट बाद पूछा है। कौन सा इम्पैक्ट, आई थिंक क्लियर होगा। इस इम्पल्स की वजह से, इस फोर्स की वजह से जो झटका लगा है सिस्टम पे, तो उस झटके के जस्ट बाद हमसे ये पूछा जाता है कि ये इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है, ये इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन सभी को क्लियर है, ठीक। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन के नाम पे सबसे पहले बनाना होता है फ्री बॉडी डायग्राम। जब भी मैकेनिक्स का सवाल आए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम ही बनाते हैं। तो देखो FBD बनाते हैं अपन इसका। तो ये मैंने बनाया पहला रॉड, ये था रॉड AB, और ये बनाया मैंने इसके बाजू में ही यहाँ कहीं पर दूसरा रॉड, इसका क्या नाम था, AC। अब जो रॉड AC था, इसके लोवेस्ट पॉइंट पर एक फोर्स लगा था, उसकी वजह से जो इम्पल्स था उसको मैंने I नॉट कहा। रॉड AC पर एक और इम्पल्स आया होगा हिंज की वजह से, हिंज की वजह से भी एक झटका आया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हिंज हो रखा है उसकी वजह से भी यहाँ से एक इम्पल्स आएगा। अब यहाँ जो इम्पल्स आएगा वो या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा, कहीं तो होगा। फिजिक्स में हम इस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं करते कि यहाँ पर जो भी इम्पल्स है वो राइट में है या लेफ्ट में है। अपन क्या करते हैं, अपन अज्यूम कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। हमने मान लिया राइट में और अपन सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। कोई और बच्चा लेफ्ट में भी मान सकता है और वो अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप मान लो किसी ने यहाँ पर माना इम्पल्स ऐसे आई
और अगर मान लो ये पॉजिटिव आया मतलब आपने जो डायरेक्शन माना था वो सही था, और अगर ये नेगेटिव आ गया मतलब आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो गलत था। तो फिजिक्स में ऐसा चलता है। तो यहाँ पर जो हिंज से इम्पल्स आया होगा कहीं तो रहा होगा, इधर राइट में और लेफ्ट में, कहीं ना कहीं रहा होगा, कहीं भी मान सकते हैं। मैं काम कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट में मान ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जो इम्पल्स आया है उसको मैंने आई बोल दिया। ठीक है, अब ये जो रॉड एसी थी, इस रॉड एसी पर ये वाला इम्पल्स किसने लगाया होगा? रॉड ए बी ने लगाया होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इस रॉड ए बी ने रॉड ए सी के ऊपर इम्पल्स आई लगाया है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट इम्पल्स रॉड ए बी पर भी ऐसा लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये बन गया इनका फ्री बॉडी डायग्राम। अब रॉड ए बी के पास एक वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन में ड्यू टू दिस इम्पल्स। तो इस वेलोसिटी को मैंने v1 बोल दिया। ठीक है, रॉड ए बी के पास एक वेलोसिटी आएगी, है ना, उसको मैंने v1 बोल दिया। रॉड ए सी के पास भी एक वेलोसिटी आई होगी, उसको मैंने v2 बोल दिया। यही हमको कैलकुलेट करना है, ध्यान रखें। और ये जो रॉड ए सी है इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो एक टॉर्क भी प्रेजेंट है। इस इम्पल्स का और इस इम्पल्स का, या फिर जिन फोर्सेस की वजह से ये दो इम्पल्स आए हैं उन फोर्सेस की वजह से अबाउट सेंटर ऑफ मास एक टॉर्क भी आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो उस टॉर्क की वजह से एक ओमेगा भी आ जाता होगा। तो वो भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसी डायग्राम में कि ऐसा एक एंगुलर वेलोसिटी इसको मिल गया होगा, ओमेगा। ठीक है, तो ये अपना प्रॉपर एफबीडी वगैरह बन गया। ठीक, इसके बाद ना अपन ये काउंट करते हैं कि जो भी अपन ने फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाए हैं इसमें अननोन कितने हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पर टोटल 4 अननोन मुझे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो सीधी सी बात है, 4 अननोन अगर हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, है ना। तो बनाते हैं। देखो, सबसे पहले रॉड ए बी पर मैं लगाने जा रहा हूँ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। मान के चलता हूँ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम सबको पता होगा। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये कहता है कि जो नेट इम्पल्स होता है, नेट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। नेट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ये मैं लगाने जा रहा हूँ रॉड ए बी पे। तो रॉड ए बी पर जो नेट इम्पल्स है वो कितना है, आई, और इक्वल टू लिखा मैंने चेंज इन मोमेंटम, मतलब कि mv1 माइनस 0। पहले से तो सिस्टम रेस्ट पे था ना, इस वजह से जो इनिशियल मोमेंटम है वो मैं क्या बोल सकता हूँ, 0। तो मैंने ए बी पर लगा दिया इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, इसको कहा मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक वैसे ही जो रॉड ए सी है इस पर भी मैं लगा सकता हूँ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो इस पर मैं क्या लिखूंगा, आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू mv2 माइनस 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ये रॉड ए सी पर लगा दिया मैंने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। और क्या कर सकते हैं अपन, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का एक रिश्तेदार होता है। ठीक है, जैसे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहता है कि जो फोर्स की वजह से इम्पल्स आया है दैट इम्पल्स और नेट इम्पल्स मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो ठीक वैसे ही रोटेशन वाला वर्जन भी होता है इसका कि टॉर्क की वजह से जो एंगुलर इम्पल्स आया होगा, टॉर्क की वजह से जो एंगुलर इम्पल्स आया होगा वो होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। ठीक है, तो जैसे इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक वैसे एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ये होता है। तो अपन इसको यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे यूज़ होगा, पहले तो लिख दूँ, समझा दूँ। मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले बेसिक इक्वेशन लिख रहा हूँ जो कि होती है टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, ये सबको पता होगा। इसको मैं लिख सकता हूँ टाउ डी टी इज इक्वल टू डी एल। ठीक है, अब ये इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो जब सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये इक्वेशन लिखूंगा तो जो टॉर्क आएगा यहाँ पर वो एक इसकी वजह से टॉर्क होगा और एक इसकी वजह से टॉर्क होगा।
गलत बोला, फिर से बोलता हूँ, एक टॉर्क आएगा, टॉर्क बोल दिया गलती से एक टॉर्क आएगा इधर वाले फोर्स की वजह से और एक टॉर्क आएगा इधर वाले फोर्स की वजह से। तो मान लेता हूँ कि यहाँ वाला जो फोर्स था वो F0 था और यहाँ वाला फोर्स जो था वो F था, ठीक है। तो जो टॉर्क लिखूँगा मैं वो लिखूँगा F0 L/2 प्लस F इंटू L/2। ये दो टॉर्क आएंगे, देख सकते हो रॉड AC की मैं बात कर रहा हूँ, टॉर्क मैंने सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा है। तो ये दो टॉर्क आते होंगे और इनटू क्या होगा, dt इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, ऐसा होता होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो dt है इसको अंदर ले आओ, काम करते हैं ना, L/2 कॉमन कर देते हैं, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये इम्पल्स बन गया ना, ये क्या हो गया, इम्पल्स। तो F0 dt को मैं बोल सकता हूँ I0 और F dt को बोल सकता हूँ I। और RHS में क्या लिखूंगा, RHS में लिखूंगा मैं चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका हो जाएगा ml² इंटू ओमेगा माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या था, 0। यहाँ पर एक L अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो बनेगा अपने पास I0 प्लस I इज इक्वल टू ml/6। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अभी एक इक्वेशन और बनानी है, तो एक और इक्वेशन हम यहाँ से बना सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाया गया होगा कि ओमेगा इज इक्वल टू वी रिलेटिव परपेंडिकुलर वाला डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी 2 पॉइंट अपन ने सिलेक्ट किए, ठीक है। मान लेते हैं पॉइंट A सिलेक्ट किया, और इसका सेंटर ऑफ मास सिलेक्ट किया। ऐसे कोई 2 पॉइंट आपको सिलेक्ट करने हैं जिनके वेलोसिटी का आपको नॉलेज हो, ठीक है, मतलब किस डायरेक्शन में वेलोसिटी वगैरह है, ठीक है। तो देखो जो पॉइंट A है वो तो राइट में जाता होगा, क्यों, लेफ्ट वाली रॉड से देख सकते हो, ये वाली जो रॉड है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या है, v1। तो ये जो A होता होगा इसकी भी क्या होती होगी, v1। और सेम A ही तो यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पर भी इसका वेलोसिटी क्या होता होगा, v1। तो A और सेंटर ऑफ मास इन दोनों के वेलोसिटी का मुझे नॉलेज है, तो इस वजह से ये फॉर्मूला मैं A और सेंटर ऑफ मास के बीच में लिखने जा रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा ओमेगा इज इक्वल टू, तो देखो A और सेंटर ऑफ मास का जो V रिलेटिव होगा वो क्या लिखूँगा मैं, v2 माइनस v1, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, L/2। अब यहाँ पर किसी बच्चे को ये डाउट आ सकता है कि सर आपने v2 माइनस v1 क्यों लिखा, v1 माइनस v2 क्यों नहीं लिखा। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, ये ओमेगा का डायरेक्शन देखो, ओमेगा का जो डायरेक्शन है ना वो अपन ने ऐसा माना है, ऐसा हमने अज्यूम किया है। तो अगर हमने ऐसा अज्यूम किया है तो इसका यही मतलब हुआ ना कि v2 ज़्यादा होता होगा, तभी तो ये रॉड ऐसे घूमेगी। तो इस वजह से यहाँ पर हमने v2 माइनस v1 लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना 4th इक्वेशन। अब एक काम कर रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 4 से ओमेगा का वैल्यू उठा के मैं 3 में रख रहा हूँ, ठीक है। तो लिखा मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी अपनी, देखो I0 प्लस I इज इक्वल टू ml/6 इंटू ओमेगा, यही था। ओमेगा का वैल्यू यहाँ से उठा के रखा मैंने, v2 माइनस v1 बाय L/2, v2 माइनस v1 बाय L/2 ये रखा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या बनेगा, ये देखो ये बनेगा I0 प्लस I इज इक्वल टू L तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा m v2 बाय 3 माइनस m v1 बाय 3, ऐसा होगा। अब अपना उद्देश्य क्या था यहाँ पे, अपना उद्देश्य था जीवन का यहाँ पर v2 निकालना। तो मैं यहाँ यही कोशिश करूँगा v1 को एलिमिनेट कर दूँ, है ना। तो
V1 को एलिमिनेट कैसे करें अपन, यहाँ से V1 का वैल्यू रख सकते हैं उठा के इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से मैंने V1 का वैल्यू उठा के रख दिया, तो कितना हो जाएगा ये I/m। तो ये बनेगा I0 प्लस I इज इक्वल टू mv2/3। ये काम करता हूँ ना, सीधे इक्वेशन 1 से mv1 ही रख देता हूँ, तो ये हो गया I/3। तो ये बनेगा I0 प्लस 4I/3 इज इक्वल टू mv2/3। दिस कैन बी रिटन एज, एक चीज़ और कर सकते हैं ना, इक्वेशन नंबर 2 यूज़ कर सकते हैं। चलो अभी करते हैं थोड़ी देर से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3I0/4 प्लस I इज इक्वल टू mv2/4। ऐसा हो गया। अब ये जो अपनी इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन में मैं ऐड कर दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी देख सकते हो, इक्वेशन नंबर 2 थी I0 माइनस I इज इक्वल टू mv2। यहाँ लिख दे रहा हूँ ब्रैकेट में I0 माइनस I इज इक्वल टू mv2। तो इसमें इक्वेशन नंबर 2 ऐड कर दूंगा तो क्या फ़ायदा होगा, समझ गए होगे, I से I कट जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड किया तो I से I गया और ये बनेगा 7I0/4 इज इक्वल टू 5/4 mv2। ऐसे होगा, दोनों को ऐड किया है तो 4 से 4 गया और यहाँ से अपन को v2 मिल गया जो कि 7I0/5m। अब बस वैल्यूज़ रखनी है। तो I0 कितना दिया हुआ था, आई थिंक 35 गिवन था, भूल गया देख लेता हूँ। हाँ 35 था ये। मास दिया हुआ था 7 kg, तो 7 से गया 7 और 5 7 जा 35। तो जो अपना फाइनल आंसर है वो आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। तो मान के चलता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने गेस किया था कि हो सकता है ये वाला फंडा कई बच्चों को पता ना हो कि जो एंगुलर इम्पल्स होता है वो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, इस वजह से ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। एक और चीज़ मैंने ये भी गेस की थी कि हो सकता है किसी बच्चे को ये भी ना पता हो कि ओमेगा कैसे लिखते हैं, तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देखो किसी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो तो एक तरफ होता है, आपको एक टीचर से ये भी सीखना चाहिए कि टीचर के क्या क्या स्टेप्स थे। मतलब सॉल्यूशन तो अलग है अपनी जगह, आपको ये भी कॉपी करना चाहिए कि टीचर ने एफबीडी बनाया था, उसके बाद उसमें अननोन काउंट किए थे, कितने अननोन थे, फिर उस हिसाब से उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनाई। तो ये सब भी अपने को सीखना है, तभी अपना फिजिक्स अच्छा होता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ऑल द बेस्ट।